हेलो फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिक्विडेशन के बारे में पढ़ लिया था कि लिक्विडेशन में टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ लिक्विडेशन, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विडेशन, इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि लिक्विडेशन क्या जो प्रोसेस है यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और रेम्यूनरेशन को हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं रेम्यूनरेशन की प्रॉब्लम को, और साथ ही साथ इसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसका परफॉर्मा कैसा होता है, क्योंकि मेन जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वही मेन परफॉर्मा है। क्योंकि लिक्विडेटर को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसका मेन काम यही होता है कि वो सारी एसेट्स को वो देखे और एसेट्स को ले और एसेट्स के साथ में उसको सेल ऑफ करे बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर, और साथ ही साथ उसको फिर जो कैश जनरेट होगा उसको जो क्रेडिटर्स हैं, जिनके क्रेडिटर्स के लिए जो क्लेम आ रहा है यानी कंपनी के अगेंस्ट जो क्रेडिटर्स के द्वारा क्लेम किया गया है उसको उसको वो पे ऑफ करे। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप परफॉर्मा में रिसीट्स, वन साइड रिसीट्स इज रिटन एंड नेक्स्ट आपके जो साइड है वो आपकी पेमेंट साइड लिखा हुआ है। रिसीट साइड में आप क्या करते हैं, इसमें आपका जितना भी एसेट्स है लिक्विडेटर ने जितनी भी एसेट्स रियलाइज की, क्योंकि ये सारे काम क्या होते हैं जो लिक्विडेटर के ही होते हैं। लिक्विडेटर इसीलिए ही अपॉइंट किया जाता है जो कि उसका काम होता है कि एसेट्स को रियलाइज करना। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या होता है कि एसेट्स रियलाइज करना। तो हमने डेबिट साइड में क्या लिखा, रिसीट साइड लिखी है। रिसीट साइड में एसेट्स कहाँ कहाँ से वो लेता है यानी कि कहाँ से वो कैश जनरेट कर सकता है। तो अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट में जाता है और जितनी भी एसेट्स होती हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स आप जानते हैं, यानी कि ये जैसे आपका पीएनएल डेबिट अकाउंट बैलेंस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, इन सबको छोड़ देंगे। नहीं, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके बाकी जितनी भी एसेट्स है, कभी कभी क्या होता है कि कैश भी नहीं दिया होता और कैश अगर एसेट्स के साथ में अगर नहीं दिया हो तो उसको भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर एसेट्स के साथ में दिया होता है तो हम उसको एसेट्स मान करके उसको भी हम ले लेते हैं। तो यानी लिक्विडेटर क्या करता है, एसेट्स रियलाइज कहाँ कहाँ से करता है, कैश एट बैंक से, कैश इन हैंड से, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर कोई है, बिल रिसीवेबल है, ट्रेड डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और भी किसी मतलब प्लांट फर्नीचर, ये सारी एसेट्स को वो ले लेगा। इससे जितने भी उसको पैसे रियलाइज होंगे, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो बुक वैल्यू दे रखी है यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू दे रखी है सिर्फ उसी को ही ले। कभी कभी क्या होता है एडजस्टमेंट में भी जो वैल्यू दे रखी होती है उसी को ही मेन कंसीडर किया जाता है। वो तो यहाँ पर जो एसेट्स रियलाइज कर जाती हैं, ये सारी एसेट्स को ले लिया। रियलाइज करने का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप उसकी क्या वैल्यू है, क्या रियलाइज हो रहा है, उससे वाकई में जो पैसे जो मिल रहे हैं, जो कैश जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट और क्या कहा है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज हेल्ड बाय सिक्योर्ड। यहाँ पर वो एसेट्स नहीं लिखी जाती हैं एसेट्स रियलाइज में जो कि सिक्योरिटी पे रखी जाती हैं, एज अ सिक्योरिटीज जिन पर रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई एसेट सिक्योरिटी के लिए एज अ सिक्योरिटी के लिए रखी गई है जो, तो उसको उस सिक्योरिटीज में अगर सरप्लस हो रहा है, मान लीजिए कहीं से लोन लिया है और लोन जो है 60,000 का लिया और सिक्योरिटी हमारी 1 लाख की है, तो यहाँ पर 1 लाख की जो सिक्योरिटी यानी सरप्लस हो गया 40,000 का, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। एंड टू प्रोसीड ऑफ द कॉल मेड ऑन, यानी कि अगर कोई कॉल्स बची हुई हैं, अभी मान लीजिए 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसे कॉल लेनी है, ले एक कंपनी लेती कॉल करती अपने शेयर होल्डर से, लेकिन उसने अभी तक जो है सिर्फ 8 रुपए ही कॉल करी है, तो अभी 2 रुपए बचे हुए। तो जो लिक्विडेटर क्या होता है करता है कि जो 2 रुपए बचे हुए वो 2 रुपए इस समय वो कॉल कर सकता है और कैश जनरेट कर सकता है। तो ये सारे जो एक तरह से मीन्स हैं एसेट्स को यानी कैश जनरेट करने के और नेट एसेट्स रियलाइज करने के लिए। जो नेट एसेट्स नहीं है इसको हम एसेट्स को कहेंगे कि कैश जनरेट करने के लिए जितनी भी जो एसेट्स हैं, साथ ही सरप्लस है फ्रॉम सिक्योरिटीज जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए रखी गई के द्वारा रखी गई हैं, एंड
कॉस्ट को मेट करके इन सबसे कैश जनरेट कर सकता है। अब आता है कि पेमेंट के लिए, यानी आप पेमेंट साइड में, यानी लिक्विडेटर का आपने सेकंड पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पहले तो वो कैश जनरेट करता है और उसके बाद वो क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग वो पेमेंट, क्रेडिटर्स की जितना क्लेम बन रहा होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि इन ऑर्डर टू पेमेंट ऑफ प्रायोरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करता है क्रेडिटर्स को। अब यहाँ पर डिपेंड कर, आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस हिसाब से इसमें इस स्टेटमेंट में, इस परफॉर्मा में जिस लाइन से लिखा गया है, यानी कि पहले लीगल चार्जेस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, यानी इसी ऑर्डर में ही पे किया जाएगा। पहली बात तो आपको इस परफॉर्मेंस से ये याद रखनी है कि पेमेंट जिस ऑर्डर में, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले लीगल चार्जेस अगर कोई है उनका पेमेंट किया जाएगा, फिर अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, या हम कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन भी कह सकते हैं कि अगर उसमें कोई इस तरीके के एक्सपेंसेस हैं उनको पहले पे ऑफ किया जाएगा, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन तय हुआ है वो रेम्यूनरेशन वो अपना ले लेगा, एंड फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में बताऊंगी। कंपनीज एक्ट में देखिए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अभी आगे बताऊंगी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से हैं, जो सबसे पहले पूर्वाधिकार लेनदार, यानी जिनको हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं, चाहे इंसॉल्वेंसी हो चाहे लिक्विडेशन का काम हो रहा हो, आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स वो वाले डिवेंचर होल्डर्स जो कंपनी में फ्लोटिंग राइट्स रखते हैं, फ्लोटिंग चार्ज पर जिनका जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं जिनकी एसेट्स रखी रहती है उनको जो पे ऑफ किया जाता है। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दे दिया, डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया, अब उस बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो अगर आप बैलेंस शीट में सिर्फ क्रेडिटर्स के नाम से दिया गया है, बिल्स पेबल के नाम से दिया गया, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहलाते हैं, इनको दिया जाता है फिर। और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद अगर पैसे बचते हैं या कैश अगर बचा हुआ है एसेट्स के हिसाब से, तो उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना शेयर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पेमेंट की जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत चीज ध्यान में रखने वाली है कि किस ऑर्डर में पेमेंट की जाती है, क्योंकि ये ऑर्डर अक्सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ऑर्डर, पेमेंट का ऑर्डर क्या है, किस तरीके से पेमेंट की जानी चाहिए। एक लिक्विडेटर को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या जो ऑर्डर पे करने का, जो पे ऑफ करने का जो ऑर्डर है वो क्या है। सॉरी। इसके बाद आता है कि अब मैंने बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रेफरेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो अंडर सेक्शन 530 of the companies act, the following creditors are treated as the preferential shares। जो इन द सेक्शन 530 में, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 530 में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से कहे गए हैं, जो भी अगर कोई गवर्नमेंट को पे करने वाली कोई रेवेन्यू हो, टैक्सेस हो, सेसेस हो या रेट्स हो, कोई भी जो गवर्नमेंट को देने हैं या लोकल अथॉरिटी को देने हैं, वो एक तरह से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे। कोई टैक्स अगर अभी बचा हुआ है, कंपनी का सेस दे देना बाकी बचा हुआ है, तो वो सबसे पहले वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मान करके उनको दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो जो है बाइंडिंग अप जिस डेट में हुआ है उससे लेकर के 12 महीने के अंदर के वो टैक्सेस सेस होने चाहिए, उससे पहले के नहीं होने चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या करना है कि दूसरी, ये तो एक हो गया टैक्स से जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो भी उसके साथ कंडीशन क्या है कि 12 मंथ्स का होना चाहिए। दूसरा ने क्या, 4 मंथ सैलरी एंड वेजेस ड्यू टू एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज की कोई सैलरी और वेजेस ड्यू है तो उसमें 4 महीने की जो सैलरी है वो उन्हें दी जाएगी, और 4 महीने की सैलरी के लिए जो वेजेस और सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉइज को, वो उसके लिए कंडीशन क्या है कि या वो 12 महीने, वही वाइंडिंग अप जिस डेट से हुआ है उस डेट के से जो उससे पहले जो 12 महीने होते हैं उसके अंदर की ही सैलरी ड्यू होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि 12 महीने की तो सैलरी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ऑफ ₹20,000, 20,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि या तो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो, और 12 महीने से जो 12 महीने का अंदर अंदर की जो सैलरी बनती है उनकी, उसमें से 4 महीने की सैलरी या बेसिस उन्हें
ड्यू जो होती है उनकी वो देनी एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मान करके उनको सबसे पहले वो चुकाएगी। ऑल एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन पेबल, कोई भी हॉलीडे रेम्यूनरेशन पेबल होगा अगर कोई व्यक्ति का। हॉलीडे रेम्यूनरेशन कब होता है? जब किसी एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उस समय हॉलीडे रेम्यूनरेशन दिया जाता है। अगर वो किसी व्यक्ति का बचा हुआ, किसी एम्प्लॉय का बचा हुआ है तो उसे भी एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इनको सबसे पहले हमें जो लीगल चार्जेस, लिक्विडेशन कॉस्ट जो है और साथ ही लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन के बाद सबसे पहला पे ऑफ करने का जो नंबर आता है वो इन्हीं का ही क्रेडिटर्स के नाम पर सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाता है। अब आते हैं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन ये इसका भी आता है कि लिक्विडेशन हाउ विल यू कैलकुलेट द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो इसको हम डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हम जैसा जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर सिंपल ये दे रखा है कि परसेंटेज ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, अगर एसेट्स रियलाइज जो मैंने आपको देखा था कि जो आपकी लेफ्ट साइड में दिया था एसेट्स रियलाइज, ये जो है आपकी एसेट्स रियलाइज, इसके अकॉर्डिंग जो एसेट्स रियलाइज होगी, यानी कि ये वाली नहीं, इसकी सरप्लस और ये सब नहीं, सिर्फ जो एसेट्स रियलाइज हो रही है उनका जो अमाउंट है उस पर उसको हम उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे एसेट्स रियलाइज को, टोटल जो एसेट्स से कैसा कितना जनरेट हुआ। इसमें आपने मैंने देखा था जो आपको समझाया भी था, देखिए एसेट्स रियलाइज मींस द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड अदर एसेट्स। समझ में आया? अदर देन fictitious asset, fictitious assets को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड द कैश इन बैंक बैलेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल एसेट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी कि कैश और बैंक को भी हम कैलकुलेट रेम्यूनरेशन के लिए, लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन के, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के लिए इंक्लूड नहीं करते। बट अगर क्वेश्चन में बैंक एंड बैलेंस आर गिवन इन द लिस्ट ऑफ द एसेट्स के साथ में दिया हुआ है, then cash and bank balance should be included in the total assets for the calculation of remuneration। ये आपको मैंने पहले भी बताया जब हम परफॉर्मा डिस्कस कर रहे थे। इस तरीके से हमने लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इक्वल्स टू एसेट्स रियलाइज, जो भी एसेट्स हमारी कैश जनरेट हो गया, एसेट्स रियलाइज, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड अदर एसेट्स को मिला करके इनटू जो परसेंटेज रेम्यूनरेशन की क्वेश्चन में दी हुई है 10%, 12%, 8%, 6% जो भी दिया हुआ है वो अपॉन 100। इस तरीके से हम लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि परसेंटेज ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि 2% तो हमने एसेट्स रियलाइज पर दिया है और 3% हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर 3% रेम्यूनरेशन देंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ये स्टेप है, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द कमीशन को करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्टली द अमाउंट अवेलेबल ऑफ पेमेंट और सरप्लस बाय द असर्टेन इन द फॉलोइंग वे। पहले हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट अवेलेबल है फॉर द पेमेंट, किसके लिए कितना अमाउंट पेमेंट पेबल है। पहले तो ये डेट है, और इसका हमें कैसे पता लगेगा कि कैसा अमाउंट, कितना अमाउंट पेबल है? ये जो रिसीट, पहले तो हमने रिसीट देख ली कि कितना एसेट्स हमें मिल रही है, टोटल हमने देख लिया कि कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं ये सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, लीगल चार्जेस, इस वाले जो इसका अमाउंट का टोटल आएगा उसमें से हमने लीगल चार्जेस माइनस कर दिया, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन माइनस किया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस किया, डिवेंचर्स माइनस किया, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा बचेगा। तो इसमें से हम जो है माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हम मानते हैं कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट टोटल रिसीट, यानी टोटल रिसीट जो हुई है माइनस टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट का मतलब क्या है? मैंने ये लिखा है, देखिए, अप टू द पेमेंट मेड टू द डिवेंचर होल्डर्स, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स तक का जितना पेमेंट है उसको देने के बाद जो बच रहा है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट मान लिया जाता है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि अमाउंट अवेलेबल कितना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए। अब अगर हम उस अमाउंट को देखते हैं, उसमें भी दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं?
then amount available may or may not be sufficient for the payment of unsecured creditors amount. If the amount is sufficient, the commission is calculated is as follows. मान लीजिए unsecured creditors क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 2 लाख के हैं और आपके पास अमाउंट बच रहा है 3 लाख का, इन सबको पेमेंट देने के बाद, यानी कि डिवेंचर्स होल्डर्स तक सारे पेमेंट देने के बाद 3 लाख बच रहे हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट पेमेंट है अनसिक्योर्ड पेमेंट को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने के लिए। तो उस समय हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कमीशन इक्वल्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू कमीशन रेट जो है, यानी 6, 3%, 2% जो भी दे रखा है अनसिक्योर्ड पर कमीशन देने के लिए, तो वो परसेंट अपॉन 100। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए 2 लाख अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देने हैं और आपके पास 1 लाख ही बच रहा है सब सारे डिवेंचर्स होल्डर्स तक पेमेंट करने के बाद, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमीशन इक्वल्स टू अमाउंट अवेलेबल इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट। मान लीजिए सपोज 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कमीशन देना है, तो क्या करना है, 3% का मतलब क्या हुआ, अमाउंट अवेलेबल जो भी होगा, जो आपका अमाउंट बच रहा है, यानी कि 1 लाख बच रहा है सपोज 1 लाख, कमीशन रेट यानी कि 3% मान के चल रहे हैं, 3% इंटू 100 प्लस 3 यानी कि 103 सॉरी अपॉन 100 प्लस 3 यानी कि 103 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट अवेलेबल इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट को लगाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। उसके बाद आता है हमारा दूसरा कंडीशन, क्या है कि परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कभी कभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर दे दिया जाता है और कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर्स पर दिया जाता है। तो उसमें भी हमारी नेम क्या है, यहाँ पर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स पर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर के जितने भी पेमेंट है उन पेमेंट को देख लेंगे, वो पेमेंट सारे जाने चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर अमाउंट अवेलेबल टू टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट, और कहाँ तक का टोटल पेमेंट, वहां पर क्या था, कहाँ हमने जो प्रायोरिटी देखी थी वो क्या थी, प्रायोरिटी थी हमारी कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स, हमने जब हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स था तो हमने यहाँ तक के सारे पेमेंट देखे थे, यानी कि डिवेंचर्स होल्डर्स तक के। अब वो क्या कह रहा है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स पर कहा है देने के लिए, तो हम कहाँ तक के पेमेंट देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक का पेमेंट देखेंगे कि यहाँ तक के सारे पेमेंट हो जाने चाहिए। फिर देखते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है। ठीक है, तो अमाउंट पेबल इक्वल्स टू टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट, कहां तक का टोटल पेमेंट, अप टू द पेमेंट मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैंने बताया आपको, यहाँ तक की माइनस कर देंगे और उसके बाद देखेंगे हमारे पास अमाउंट कितना बच रहा है। अब वो कितना बच रहा है, अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट बच रहा है, यानी इक्विटी शेयर क्या, if the amount available is sufficient for the payment of equity share capital amount, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर्स को देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट बच रहा है इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 कर देंगे। लेकिन अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है, यानी कि अमाउंट हमारा जितने के इक्विटी शेयर होल्डर्स, मान लीजिए 50,000 जो शेयर होल्डर्स है इंटू 10 करेंगे, यानी कि अगर 50,000 के 5 लाख हमारे पास 5 लाख रुपए के शेयर होल्डर्स है और हमारे पास अमाउंट सिर्फ 2 लाख का बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट अवेलेबल इनटू कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस कमीशन रेट, यानी कि मान लीजिए हमारे पास 2 लाख ही बच रहे हैं और 5 लाख के इक्विटी शेयर होल्डर्स है, 2 लाख मतलब 2 लाख इनटू कमीशन रेट मान लीजिए 2% है, 200 प्लस 2 यानी कि 102 अपॉन 102 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रेम्यूनरेशन है वो इक्विटी शेयर वो लिक्विडेटर्स के लिए किस तरीके से निकल जाता है। हमने 3 तरीके से रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करना सीखा। एक तो सिंपल, अगर एसेट्स रियलाइज पर दिया गया है तो एसेट्स को हम देख लेंगे, या रियलाइज को डेबिट साइड में जो एसेट्स हमने रियलाइज करी है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और अदर एसेट्स की, उस अमाउंट पर निकाल लेंगे, सिंपल सा। दूसरी चीज में केस ने क्या कहा है कि अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर देना है तो हम पहले नेट पेबल अमाउंट देखेंगे कितना बच रहा है टू पे ऑफ टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और उसके बाद हम देखेंगे सफिशिएंट है और इनसफिशिएंट है किस तरीके का है, उसी हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे पर हमने देखा इक्विटी शेयर होल्डर्स, और सेम एज इक्विटी शेयर होल्डर्स पे भी है अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक पे ऑफ करने के बाद देखेंगे कितना अमाउंट है और सफिशिएंट है और इनसफिशिएंट है, उसी हिसाब से हम फॉर्मूले को एप्लीकेबल करेंगे।
अब हम फॉर्मूला प्रॉब्लम्स के थ्रू इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इस लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट अकाउंट को देखेंगे। सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें किस प्रायोरिटी बेसिस पर, जो हमने यहाँ पे परफॉर्मा पढ़ा उसमें प्रायोरिटी बेस दिखाया था, उस प्रायोरिटी बेस पर किस तरीके से हम उसको लिखेंगे। तो वो प्रायोरिटी आप ध्यान में रखिएगा जो आपके पेमेंट साइड में प्रायोरिटीज दी हुई है, यानी कि ऑर्डर जो दिया हुआ है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अल्ट्रा ऑप्टिमिस्ट लिमिटेड वेंट इनटू द लिक्विडेशन, इट्स एसेट्स रियलाइज्ड इन 3,50,000 इंक्लूडिंग अमाउंट रुपीज रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, जो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एसेट्स रियलाइज करी गई 3,50,000 की, और जिसमें जिसमें ये चीज शामिल नहीं थी, जिसमें कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, द फॉलोइंग वाज पोजीशन क्या था कि शेयर कैपिटल 1,000 रुपए शेयर्स थे ऑफ रुपीज 100 ईच, रुपीज 1 लाख। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के थे? सिक्योरिटीज रियलाइज्ड 40,000, रुपीज 35,000। सिक्योरिटीज 40,000 की थी, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको फ्लोटिंग पे रखा गया था यानी चार्ज पर रखा गया था वो 35,000 के थे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000 के। यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन से टैक्सेस वाले हैं या 4 महीने की सैलरी है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दे रखे हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 1,40,000 यानी 1,40,000 के दे रखे हैं। डिवेंचर्स गिवन हैविंग अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी रुपीज 2,50,000। यहाँ फ्लोटिंग चार्जेस मैंने कहा था डिवेंचर्स होल्डर्स वही लेंगे जो फ्लोटिंग चार्जेस कंपनी पे रखते हो, तो यहाँ पर फ्लोटिंग चार्जेस का दे रखा है, तो यहाँ पे 2,50,000 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रुपीज 5,000 और लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने लिक्विडेशन परसेंटेज के हिसाब से नहीं दिया है, सिंपल सा इन्होंने 7,500 दे रखा है। अब हमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए सबसे पहले हम रिसीट साइड में, यानी लिक्विडेटर का काम क्या होता है कि एसेट्स को रियलाइज करना। आप ये देखते हैं कि एसेट्स कितने रियलाइज हो रहे हैं। फर्स्ट उन्होंने एसेट्स दिया, एसेट्स रियलाइज 3,50,000, तो पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स रियलाइज करी 3,50,000। दूसरा कंडीशन क्या थी कि सरप्लस फ्रॉम द सिक्योरिटी, सिक्योर्ड क्रेडिटर से। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से सरप्लस क्या हुआ, देखिए कह रहा है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर से 40,000 का था, 45 सिक्योरिटीज 40,000 की रखी थी और 35,000 की जगह पर, यानी 35,000 का क्रेडिटर्स थे जिनमें 40,000 की सिक्योरिटीज रखी गई थी। तो यहाँ पे सरप्लस कितने का हुआ, 5,000 का, तो यहाँ पर आ गई 5,000। फॉल्स मेड हो ही नहीं सकती क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कहा ही नहीं है कि 100 रुपए थे तो 80 रुपए ले लिए गए हैं या 60 रुपए ले लिए गए, ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे ले लिए गए होंगे, तो लिक्विडेटर यहाँ से पैसे नहीं ले सकता। तो यानी कि एसेट्स उसको कहाँ से रियलाइज हुई, एक तो आपको एसेट्स रियलाइज 3,50,000 की और एक 5,000 का, यानी कि उसके पास बैलेंस, लिक्विडेटर के पास कैश कितना जनरेट हो गया, 3,55,000 का कैश जनरेट हो गया। अब आता है कि पेमेंट साइड को देखेंगे, पेमेंट कहाँ कहाँ करती है। सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या फर्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस यहाँ पर क्वेश्चन में दिए नहीं है, इसलिए लीगल, क्योंकि आप उस ऑर्डर को याद रखेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से क्या क्या आइटम हमें इसमें क्वेश्चन में देखने हैं। तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस नहीं दे रखी है तो आप इग्नोर कर देंगे। दूसरा आता है कि लीगल कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन या लिक्विडेशन रेम्युनरेशन, इन दोनों को लिखेंगे। तो लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,500 का, और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको 5,000 के दिए हुए हैं। उसके बाद आपका आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पहले आप लिखेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000 का, एंड देन आपका डिवेंचर्स जो हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवेंचर्स फ्लोटिंग, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है उस समय ज्यादा ध्यान में रखना होगा जब आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर या इक्विटी शेयर होल्डर्स पर कमीशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना होगा, तो ध्यान में रखना होगा कि कितना किस किस हिसाब से निकालें। लेकिन यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है कि आपका लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस के बाद आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएगा, फिर डिवेंचर्स होल्डर्स को आप लिखेंगे, इस ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद आपका आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन में गिवन है आपके, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो उसको ले लेंगे हम। सॉरी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके क्वेश्चन में 1,40,000 के दे रखे हैं तो उसको लिख लिया। अनसिक्योर, अच्छा
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्यों क्यों बैलेंसिंग फिगर इसलिए दिखाई है कि 3,55,000 पे हम देखते चले जाते हैं कि वाकई पेमेंट करने लायक पैसा बचा है कि नहीं बचा। तो जब हमने डिवेंचर्स होल्डर्स को 2,50,000 दे दिए, 5,000, 7,500, 6,000, तो अब हमारे पास बच कितना रहा है, बस सिर्फ 86,500 बच रहा है। तो हम सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 86,500 ही दे पाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास के लिए कुछ भी रिफंड करने के लिए नहीं बचा है। तो जितना पैसा बचा है वो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक ला करके ही इसको क्लोज कर देंगे। समझ में आ रहा है कि हम कैसे हम ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उस समय हमें आइटम्स को कैसे ध्यान में रखना है। जब हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हो तो हमें साइड बाय साइड ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने, जैसे आप देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि हमारे पास 400 रुपए, अब हमने 10 रुपए यहाँ खर्च कर दिए, 50 रुपए यहाँ कर दिए, अब हमारे पास दूसरी चीज खरीदने के लिए कितने पैसे बचे हैं। तो वो चीजें ऐसे ही यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो एक लिक्विडेटर के पास 3,50,000 था, अब 3,50,000 के बाद उसने इसका पेमेंट कर दिया, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, डिवेंचर्स का पेमेंट कर दिया, तो अब उसके पास कितने बच रहे हैं, अब उसके पास कितने। तो हर बार हर स्टेप पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने पैसे बचने, और जहां पर पैसे कम हो रहे हैं, यानी मान लीजिए सपोज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को छोड़कर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पास ही सिर्फ उसके पास 10,000 या आपके 5,000 ही बच रहे होते, तो क्या करते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पर ही आप उस क्वेश्चन को क्लोज कर देते, यानी कि 5,000 यहाँ पर पेमेंट करते प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को और यहाँ पर बंद कर देते। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पे कर दिया, अब उसके पास सिर्फ 86,500 बच रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 1,40,000 है, उनको पूरे पैसे देने के लिए बच नहीं रहे, तो आगे वो कैसे देंगे। तो इसलिए यहीं पर ही इस चीज को क्लोज कर देंगे। समझ में आया कि कैसे हम इस चीज को करते हैं। ऐसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द बबल लिमिटेड एज द 31 दिसंबर 2004 वाज एज फॉलोज। उन्होंने ये बैलेंस शीट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक एंड डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये सारे आपके डिवेंचर्स, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी दे रखे हैं, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स भी दे रखे हैं, बैंक लोन भी है, 8% डिवेंचर्स भी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स एंड क्रेडिटर्स है, यानी कि लोन भी दे रखा है, डिवेंचर्स भी दे रखा है। आप नीचे के हम देखते हैं, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जब एसेट्स रियलाइज करते हैं तो ध्यान में रखना होता है कि एडजस्टमेंट में एसेट्स एक्चुअल में कितनी रियलाइज हो रही हैं, साथ ही साथ अगर जो सरप्लस रखा गया है, अगर सिक्योरिटीज रखी गई है तो वो कैसे रखी है, किस उस पर रखी गई है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट से मिल जाएंगी। Liquidator expenses as liquidators remuneration amounted to ₹3,000 and ₹10,000 respectively। यहाँ पर इन्होंने फिर परसेंटेज के हिसाब से नहीं रखा है, रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रेम्यूनरेशन को परसेंटेज के हिसाब से नहीं दिया, तो उन्होंने 3,000 एक्सपेंसेस के एंड 10,000 रेम्यूनरेशन के हैं। बैंक लोन वो सिक्योर्ड बाय द प्लाज ऑफ स्टॉक, देखिए स्टॉक के ऊपर बैंक लोन रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा बैंक लोन कितने का है, 4 लाख का, और स्टॉक कितने का है, 5,25,000 का है, यानी कि ऑलरेडी सरप्लस बन रहा है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यूज एंड करंट एसेट्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। ये ध्यान में रखने वाली बात है। कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स तो बुक वैल्यू पर है, बुक वैल्यू में जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई गई है उसी पर ही है, लेकिन करंट एसेट्स की जो वैल्यू वो 80% हो गई है, जो उसकी बुक वैल्यू थी उसकी 80%। हमारे करंट एसेट्स कौन सी है, स्टॉक है, डेटर्स है। कि ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस को हम फिक्टिशियस एसेट्स मानते हैं, क्योंकि यहाँ ये फिक्टिशियस जैसे अंडर राइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है, इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स मानेंगे, तो इसको हम ना ही करंट एसेट्स मानते हैं और ना ही फिक्स्ड एसेट्स मानते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये फिक्स्ड जो इसको हम नहीं मानेंगे, इसका 80% से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए एसेट्स रियलाइज हम करते हैं। एसेट्स रियलाइज करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं कि कौन कौन सी एसेट्स है हमारे पास एसेट्स, क्योंकि बुक वैल्यू में है तो लैंड एंड बिल्डिंग ऐसी दिख जाएगी, अदर फिक्स्ड एसेट्स 2,25,000 दिख जाएगा, ठीक है। और डेटर्स को हम 1 लाख का 80 लेंगे, यानी कि 80%, तो यानी कि 80,000 हो जाएगा, ये ले लेंगे। स्टॉक को क्योंकि लीज पर यानी प्लस पर रखा गया है, इसलिए हम प्लस के हिसाब से सिक्योरिटीज फुल्ली सिक्योर्ड के हिसाब से देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स रियलाइज देखते हैं। एसेट्स रियलाइज में क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, देखिए फिक्स्ड एसेट्स हो गया, डेटर्स हो गया।
सेकंड क्या था आपका सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। यहाँ पर देखिए आपको 4,20,000 क्यों लिया गया है, क्योंकि 5,25,000 जो है आपका, इसका हमने 80% निकाला, क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स का 80% थी, क्योंकि वैल्यू हो गया, इस समय वैल्यू हो रही है, तो हम 80% निकाला, तो 80% हमारा कितना आया, 4,20,000। और लोन कितने का लिया गया है, 4 लाख का, तो सरप्लस कितने का आया, सिर्फ 20,000 का। तो समझ में आया, यानी कि लिक्विडेटर के पास कैश कितना जनरेट हुआ, 3,25,000 का। अब इसको पेमेंट कैसे करते हैं 3,25,000 में से सबसे पहले क्या हुआ, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन उसने अपना ले लिया, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस उसने निकाल दिए। यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्योंकि नहीं दिए हुए हैं इसलिए इसको नहीं लिया। फिर हमने डिवेंचर्स ले लिया, डिवेंचर्स 1,08,000 के हैं, क्योंकि विद इंटरेस्ट ले लेंगे, 1,08,000 के वो ले लिए हमने। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये वाले क्रेडिटर्स होंगे 2 लाख के। अब ये देखिए हमारे पास बच भी रहा है पैसे की नहीं, देखिए 1,08,000 हमने दे दिए, 10 लाख दे दिए, 3,000, लेकिन अभी हमारे पास 2 लाख से ज्यादा का बैलेंस बच रहा है, यानी कि हम क्रेडिटर्स को भी पूरा पेमेंट कर देंगे 2 लाख रुपए का। उसके बाद अब हमारे पास जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमारे पास कितने के बचे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 80,000 के हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,20,000 के। लेकिन राइट क्या है कि पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देंगे, अगर बचता है उनको देने के बाद तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हमारे पास अब बच कितना रहा है, सिर्फ 4,000 रुपए बच रहे हैं, तो हम फिर इन्हीं को ही पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए उनको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, यहीं पे ही हम क्लोज कर देंगे। और ये निकालना बहुत जरूरी हो जाता है कि 4,000 में थे, यानी कि प्रत्येक शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने पैसे मिले। तो 8,000 शेयर थे, 4,000 रुपए, यानी कि 0.50, यानी 50 पैसे, 1 रुपए में 50 पैसे के हिसाब से इनको पर शेयर होल्डर्स को पेमेंट दिया जाएगा। तो समझ में आया कि कैसे हमने करा, इसको शेयर प्लस में जब रखा जाता है तब कैसे करते हैं और किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कह रहा है कि company limited went to the voluntary liquidation in 1st March 1991. The following are the extracted from its book on the जो कंपनी है book on that date, जो भी है। आपकी कैपिटल आपका क्या है, 50,000 की शेयर होल्डर्स दे रखा है, डिवेंचर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्जेस लिखा हुआ है, फ्लोटिंग चार्जेस है तो इसको हम कंसीडर करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 का दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 के, इधर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक बुक डेट्स 75,000 के, लेस आपका 10,000 65,000 बचा, यानी कि बुक डेट्स को हम कंसीडर मेन आपका 75,000 का करेंगे। आपका होता है कॉल्स इन एरियर्स, कैश इन हैंड, सॉरी कैश इन हैंड, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे। अब नीचे देखिए मेन तो आपका एडजस्टमेंट है कि कैसे हम करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट ₹1,50,000 एंड ₹1,20,000। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे अब हम किसकी लेंगे, 1,50,000 एंड 1,20,000, ठीक है। ऑन रियलाइजेशन लॉसेज ऑफ 15,000 आर एक्सपेक्टेड ऑन स्टॉक पर जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 15,000 का, यानी कि हमारे पास 60,000 के बचे, ठीक है। बुक डेट्स में रियलाइज ₹70,000, यानी कि बुक डेट्स हमारे पास, सॉरी स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास 95,000 का है, 95,000 में से 15,000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कह रहा है, बुक डेट्स कितने कह रहा है, 70,000 का, हम 75,000 नहीं लेंगे, 70,000 लेंगे। कॉल्स इन एरियर्स आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90%। कॉल्स इन एरियर्स हमारा 1 लाख का था, लेकिन हमें मिल कितने गए, 90% रियलाइज हो गए, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग, ये ध्यान रखिएगा क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्डिंग के अगेंस्ट लिया गया है, तो हम बिल्डिंग को फिक्स्ड एसेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम सरप्लस वाले में देखेंगे, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स फॉर टैक्स एंड वेजेस आर ₹6,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 6,000 के, एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹2,000, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ध्यान में रखना है। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं, इसको देखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप इंसॉल्वेंसी अकाउंट की तरह अगर बनाने के लिए कहा गया है तब आप इसको देखिएगा। उसमें शॉर्ट में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है।
क्या है, करंट एसेट्स आपने देख ली 10,000, 70,000, 90,000, क्योंकि हम रियलाइज वाली लेंगे वैल्यू, ना कि हम ऊपर बुक वैल्यू वाली लेंगे, ठीक है। कैश तो वैसे ही आ जाएगा सेम, बाकी बुक डेट्स, कॉल सिनेरियोस एंड स्टॉक ये आप देख लेंगे। फिर आपका फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, बिल्डिंग को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एज अ प्लेस रखी गई है। तो यहाँ पर बिल्डिंग को लिया 1,20,000 माइनस 30,000, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 का है, तो सरप्लस कितने का हो गया आपके पास 90,000। आपके पास टोटल अमाउंट अब कितने का बचा 4,90,000 की, यानी कैश जनरेट हुआ। टोटल अमाउंट लिक्विडेटर के पास पे ऑफ करने के लिए कितना है 4,90,000। अब लाइबिलिटीज क्या क्या है उसके पास, क्योंकि ये वाला परफॉर्मा आप सोचेंगे कि अलग तरीके का क्यों है, लेकिन ये अलग तरीके का इसलिए क्योंकि अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि इंसॉल्वेंसी की तरह से आपको बनाना पड़ता है, तब क्योंकि क्रेडिटर्स को दिखाना है, क्वेश्चन में दिया गया इस तरीके से वो इंसॉल्वेंसी अकाउंट की स्टेटमेंट की तरह बनाया गया है ये। तो इसको इस तरीके से अगर कहा इंसॉल्वेंसी के तरह कहा गया तब आप ऐसे बनाएंगे, अदरवाइज लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट जो फाइनल स्टेटमेंट है वैसे ही आप शो करेंगे, इसको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इंसॉल्वेंसी अकाउंट आपने उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें इसी तरीके से लिस्ट एज पर लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पे ऑफ किया, उसके बाद जो हमारे पास कितना बच रहा है 4,84,000, तो हमने फिर डिवेंचर्स होल्डर्स को देखा। यहाँ पे हम देखते चलते हैं हमारे पास कितना कितना बच रहा है। अब हमारे पास 4,84,000 बचा, फिर डिवेंचर्स होल्डर्स को 2 लाख दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे अभी 2,84,000 बचे। फिर हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया 34,000। अब हमारे पास कितना बचा 2,50,000, लेकिन हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है नहीं, इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बचे हुए, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने 5 लाख की जगह उन्हें कितना मिला 2,50,000 मिला। तो डेफिशिएंसी अभी 2,50,000 की है। तो इंसॉल्वेंसी में तो हम डेफिशिएंसी देखते हैं, लेकिन हम जब लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाते हैं तो हमें डेफिशिएंसी देखने की जरूरत नहीं है। वहां हम ऐसे देख लीजिए, सिंपल सा मैंने देखा, एसेट्स रियलाइज कैश आपको क्या है, बुक डेट 70,000 के हैं, कॉल्स इन एरियस आपके 80,000 के हैं, स्टॉक ये है आपका, प्लांट एंड मशीन 1,50,000 की है, एंड सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज 90,000 के, क्योंकि 1,20,000 का था, उसमें से आपने 30,000 बैंक ओवरड्राफ्ट के निकाल दिए, तो सरप्लस कितना बचा 90,000, यानी कि पूरी जो एसेट्स है वो कितनी बची 4,90,000 की बची। लेकिन उसमें से पे ऑफ किया, पे ऑफ करने के लिए यहाँ पर देखिए ना लीगल एक्सपेंसेस है ना रेम्युनरेशन के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में दी गई है, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पे ऑफ कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से आप सिर्फ ऑर्डर को ध्यान में रखिए और पे आउट करते हुए चलते चलिए। अब यहाँ पे हमें लीगल एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, लीगल रेम्युनरेशन नहीं दे रखी है, आपको लीगल चार्जेस के इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है, तो आप उसको सबको नील कर देंगे, वो आपके पास नहीं है, इग्नोर कर देंगे। अब आपके पास आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो पहले उसको पे कर दिया आपने 6,000 का। फिर आपके पास आता है डिवेंचर्स होल्डर्स, तो डिवेंचर्स होल्डर्स को पे कर दिया आपने 2 लाख रुपए। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आपके पास अभी भी क्योंकि पैसे बचे हुए हैं तो आपने अनसिक्योर्ड को भी पूरा पूरा पे कर दिया। अब आपके पास आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्योंकि 5 लाख के थे लेकिन सिर्फ आपके पास 2.5 लाख रुपए बचे हैं, तो आप उनको सिर्फ 2,50,000 रुपीज दे देंगे, और इस तरीके से आपका बैलेंस 4,90,000 का बन जाएगा। तो यानी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट में मेन बहुत इजी चैप्टर है ये आपका। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आपको पे ऑफ करना है और कैसे आपने एसेट्स से और आपके सरप्लस से और कॉल से, 3 ही मेन मीडियम होते हैं जिनसे आपको पैसे यानी कि एक लिक्विडेटर्स को पैसे यानी कैश जनरेट करना होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, उसको क्वेश्चन में जैसे जैसे दे रखा हो वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे, और उसके बाद जब आप एसेट्स वाली साइड आपकी कंप्लीट हो जाए यानी कि डेबिट साइड आपकी कंप्लीट हो जाए, तब आप क्रेडिट साइड में आएंगे और उसके साथ में उसको आप जैसा पे ऑफ किया यानी कि आप पेमेंट साइड में आएंगे, और पेमेंट साइड में आपको ध्यान में रखना है ऑर्डर को मेन, और ऑर्डर के हिसाब से आप पेमेंट करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो आज की जो प्रॉब्लम है लिक्विडेटर्स की वो हमने डिस्कस करी, और इसके बाद आपको समझ में आ गया कि लिक्विडेटर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं और क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको अपडेट चाहिए अगर और दूसरी उसकी, तो आप जो अपकमिंग वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।